अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजवीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कशीदगी जो है वो बरकरार है। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक जो निकात अमेरिका को पेश किए गए थे उसमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा जो है वो लिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के थ्रू इन निकात को अमेरिका के हवाले किया गया था। और अब ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो निकात हैं इन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और ये एक इस हवाले से भी बात हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो है नाकाबंदी है अमेरिका की, इसे भी फौरी तौर पे खोला जाए। साथ ही इन निकात में, इस मुआहदे में ये भी डिस्कस होगा कि जो एसिड इस वक्त फ्रीज़ हैं ईरान के दीगर ममालिक में, इसे भी अनफ्रीज़ किया जाए। और जिसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम निकात को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। यूरेनियम के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावे कर रहा है कि अमेरिका ने जब ये मुतालबा किया था तो ईरान ने इस पर थोड़ी लचक दिखाई थी, जिसके बाद रूसी सदर का ये कहना था कि इस यूरेनियम को जो है वो रूस के हवाले भी किया जा सकता है। ताहार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। और 2 रोज़ बाद हम देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर होंगे, जहाँ पे चीनी सदर शी जिनपिंग जो है उन्हें अशाइया भी देंगे। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि इस दौरे के बाद अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है तो फिर अमेरिका जो है वो अपनी फौजी कार्रवाई भी जारी रखेगा। लेकिन जब तक ये जो दौरा है चीन का ये ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ईरान जो है, अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान की जानिब से जो पॉइंट्स दिए गए थे उसे अमेरिका कबूल नहीं करेगा। 47 साल से ईरान पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि नेतन्याहू ने भी अपना इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं लेने देंगे। यूरेनियम के हवाले से भी उनका यही कहना था कि अगर इसे मुंतकिल कर दिया जाता है अमेरिका में, तब तक ये जंग जो है वो मुकम्मल जंग बंदी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और साथ ही ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी दूसरे मुल्क को नहीं लेने देंगे। इब्तदाई तौर पे हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुश्तबा खामनाई और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलके देखेंगे, और इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया गया था। जिसके बाद हमने देखा कि आलमी मंडी में एक बार फिर तेल की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया है। इस वक्त सिचुएशन ये बताई जा रही थी माहिरीन के मुताबिक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और चीन का दौरा करते हैं इस दौरान, तो फिर जंग की जो सूरत हाल है उसमें कमी हो सकती है। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी बताया गया था कि अगर ये जंग तवील होती है तो चीन को भी अपना स्टैंड लेना होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा जो है चीन का वो कैंसिल किया था, और अब 2 रोज़ बाद जो है ये दौरा होने जा रहा है। इन तमाम शिकों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, दफ़ाए तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं समरेश सालिक साहब का। सालिक साहब, क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने इन निकात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि किसी तौर पे भी इस निकात को कबूल नहीं किया जाएगा, और मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त कशीदगी बरकरार है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम गुजर रहे हैं। एक दिन हम सुनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं किसी भी नेगोशिएटेड पीस डील के, अगले दिन उसकी टोटली उसके रिवर्स सिचुएशन होती है। सो मेरे नज़दीक, मेरी असेसमेंट में जो क्रिटिकलिटी है कि एक नेगोशिएटेड पीस डील हो, वो ज़्यादा जो है वो अमेरिका के लिए है ईरान की निस्बत। ईरान ने थ्रू आउट इस वॉर में अपना एक रिजॉल्व और स्टेडफास्टनेस डिस्प्ले किया है, और ईरान जो है वो अमेरिका की धमकियों में, अमेरिका की ब्रो बीटिंग में नहीं आया। सो मच सो कि जब यहाँ तक आ गया कि पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दिया जाएगा, जो क्लियर इंडिकेशन थी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उस वक्त भी ईरान जो है वो ना घबराया और ना वो उन धमकियों में आया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका के लिए मेरे नज़दीक क्रिटिकल है, बिकॉज उनके अपने ऑथर्स लिख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इस जंग में शिकस्त खुर्दा हो चुका है। रॉबर्ट कैगन उनके एक डॉक्टर, मतलब वो स्कॉलर हैं, जिनका मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें उनका जिक्र था। उन्होंने लिखा कि जो माजी में भी इस तरह की शिकस्तें हुई हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव शिकस्त है, और सेकेंडली ये जो कुछ अमेरिका लूज कर रहा है वो इरिवर्सिबल है। जो एज अ ग्लोबल जो है वो सुपर पावर के तौर पे जो कुछ अमेरिका ने लूज किया है। आगे जो क्रिटिकल टाइम है जिसका आपने जिक्र किया कि 14 मई प्रेसिडेंट ट्रंप इज विजिटिंग चाइना, और वहाँ पे जो उनकी नेगोशिएशन जिस टॉपिक पे भी होनी है
उनका तमाम का जो इन्हिसार है वो इस सिचुएशन पे होगा कि इस ये जो जंग है इसकी डायरेक्शन किस तरह की है। जिस तरीके से अमेरिका और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप मर्क्यूरियल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल रहे हैं, सुबह वो कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, मैं अभी भी फोर्सी करता हूं कि शायद हमें एक सरप्राइज मिले अगले 2 दिन में और आपको ये पता चले कि जी अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो एक नेगोशिएटेड पीस के लिए तैयार है। अब इसमें एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये 14 से पहले हो जाए, 14 मई से, और सेकंड पॉसिबिलिटी है ये कि जब प्रेसिडेंट मौजूद हो, प्रेसिडेंट ट्रंप चाइनीज सॉइल पे, उस वक्त कुछ तरह की अनाउंसमेंट हो जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ये सिचुएशन इसी तरह रहती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वहां पे नेगोशिएशंस हैं वो बुरे तरीके से मुतासर होंगी। सेकंड जो अंदिया आपने दिया है कि अगर उन्होंने जंग करनी है तो हो सकता है इस विजिट के बाद करें, हो सकता है, मतलब इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो कहें कि ठीक है स्टेलमेट की सिचुएशन में आप चाइना की विजिट कर लें और उसके बाद वो जंग को रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या हासिल करेंगे? इससे पहले उन्होंने जंग करके क्या हासिल कर लिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर लिया? अपने आप को मजीद एक मुश्किल और दलदल में फंसाया है और आगे भी जाके इसी तरह के रिजल्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि दोनों फरीकैन जंग के करीब हैं और मुज़ाकरात के दूर हैं, और जो निकात पेश किए गए थे ईरान की जानिब से उसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं। और फिर ये भी खबर सामने आई कि इराक में एक एयर बेस है जहाँ पे मोसाद जो है मौजूद है और इसे खुफिया एयर बेस के तौर पे जो है मोसाद इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है? एक जगह आप मुआहदे की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो जंग की तैयारियां भी हो रही हैं। देखें खदीजा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। और दूसरी बात ये देखें, अभी आपने जिक्र किया कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना, वो मैं कहता हूँ कैच 22 सिचुएशन है, इट्स अ डिलेमा। और इसमें से निकलना इसलिए मुश्किल बन गया हुआ है कि दोनों पार्टीज इस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही। देखें, निगोशिएशंस को, मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए कंसेशंस दी जाती है। कंसेशंस कहते हैं कुछ लचक आप दिखाएं, कुछ लचक दूसरी पार्टी दिखाएं। अब देखें, जो प्रपोजल ईरान भेजता है उसे डोनाल्ड ट्रंप आउटराइटली मुस्तरद करते हैं, एंड वाइस वर्सा जो डोनाल्ड ट्रंप देता है। इसमें जो आज आके जो डेडलॉक है सबसे बड़ा, जो अमेरिका को नाकाबिल कबूल है, वो 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है, वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में इनकी सॉवरेनिटी नहीं होगी, जो कि उनको नाकाबिल कबूल है। कि जो पाबंदियां 1979 में लगाई गई थी, आज भी अमेरिका और इसराइल चाहेंगे कि ईरान अपने कदमों पे कभी खड़ा ना हो सके, ताकि इसका फ्यूचर में अगर रजीम चेंज करना हो तो हम आसानी से कर सकें। वो है इकोनॉमिकली इसे इतना वीक करना। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस को राइट मिल जाता है इनको, तो साल के बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर कमाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो अमेरिका वुड नेवर वांट इट। सेकेंडली, इसराइल ने ईरान के ऊपर कहा हुआ है कि हम एटम बॉम्ब फेंक देंगे, लेकिन इनको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इसराइल साइज में इज अ स्मॉल कंट्री। उसमें अगर ईरान के पास कहीं से भी बॉम्ब एक बना लेता है जो उनके लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, तो वो पूरा इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, ना इसराइल चाहेगा कि ये बनाए। दूसरी बात, अच्छा, ये है जिसपे डेडलॉक है। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में काफी चीजें बताई जिसमें मैं ये समझता हूँ बड़ी स्पेस है, जिसमें पाबंदियां उठाना, जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज उनमें रिलैक्स करना, ताकि ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिले। ईरान ने भी तो अपनी कौम को कुछ दिखाना है ना, 1979 से पाबंदियां झेल रहे हैं जी। इस टाइम ये है, सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप जो कह रहे हैं ना जंग दोबारा होगी, मैं समझता हूं इस टाइम अगर जंग दोबारा होती है तो ट्रंप विल गो टू कांग्रेस फॉर सीकिंग अप्रूवल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर रिजवान, आपकी तरफ तो हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अजीम सफजवादी ने हमें ज्वाइन किया, ईरानी सहाफी हैं तेहरान से। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपके वक्त का। अजीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो है जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो है वो कई जहाज गुजरे हैं। इस वक्त अमेरिका की नाकाबंदी है और ईरान की जानिब से जो निकात भेजे गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो अमेरिका ने अब मुस्तरद कर दिए हैं। और वाज़ेह तौर पे ईरान की जानिब से कहा गया है, माजी में भी हमने देखा स्टेटमेंट मौजूद है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे, अबनाए हॉर्मज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये ईरान की खुद मुख्तारी का सवाल है, क्या कहेंगे?
जी हाँ, ईरान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी तरह से वाज़ेह है। पहले भी मुज़ाकरात से पहले भी, यानी जो पहला दौर हुआ पाकिस्तान में और दूसरे दौर के मुज़ाकरात जो होने थे जिसमें अमेरिका ने शिरकत नहीं की और ईरान ने उसको साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम ऐसे मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसे डिमांड्स पर मुश्तमिल हो और हमें कुछ देने के लिए तैयार ना हो। तो ईरान का ये मौक़िफ़ पूरी तरह से वाज़ेह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की जो टेरिटरी में आता है, वो उसके कलमरो में आता है और इसके कलमरो में आने के नतीजे में जो भी उसके ऊपर कवानीन लागू होते हैं, एक साहिली स्टेट की हैसियत से, एक बीच स्टेट की हैसियत से जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो उसके खदशात हैं, अगर वो उनके ऊपर जो है कोई हर्फ आएगा, तो इस्लामी जमहूरिया ईरान आलमी कवानीन और ज़ाब्तों के तहत भी और दाखिली कवानीन और ज़ाब्तों के तहत भी इस बात का हक रखता है कि ऐसे कवानीन वज़ा करे कि जिसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तर जो मूवमेंट है वहाँ पर हो रही है, उस मूवमेंट को वो कंट्रोल कर सके। और ईरान ने इसको अमली तौर पर कर भी दिखाया और अभी भी यही सूरत हाल है। तो लिहाजा ईरान इस सिलसिले में यानी दो राय नहीं पाई जाती इस हवाले से, बिल्कुल क्लियर कि हम अच्छा अजीम, ये भी बताइएगा कि रात से ऐसी खबरें ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बताइएगा अजीम कि रात से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि जो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं वो दिफाई निज़ाम जो सिस्टम है ईरान का वो एक्टिव हुआ था कल, कुछ मिसाइल जो है वो दागे गए थे। नहीं, देखिए मिसाइल एक्टिवेशन की बात जहाँ तक ये ईरान के जो मिलिट्री के तर्जुमान हैं उनका एक बयान सामने आया था, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने अपने टेलीविजन पर ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमको क्योंकि दुश्मन पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं, यानी अमेरिका पर जर्रा बराबर एतमाद नहीं और इसराइल पर तो किसी सूरत में भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो जंगबंदी है, ये जंगबंदी भी जो है हमारी नजर में ये एक तरफा जंगबंदी, लिहाजा हमारा हमारी जो उंगली है वो हमारे ट्रिगर के ऊपर है, वो लबलबी पर है, यानी हम पूरी तरह से आमादा और तैयार हैं और हम ये समझते हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है, कोई ऐसी बदमाशी कर सकता है जैसे उसने पहले की है। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का भी कल का बयान अगर आप की नजर से गुजरा हो तो उन्होंने यही बात कही कि जब भी हम किसी डील के करीब पहुंचने लगते हैं, कभी हम इस नतीजे पर पहुंचने लगते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई इत्तेफाक राय हो सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ऐसा इक़दाम कर देते हैं कि जिसके नतीजे में मामला जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। और आपने ये देखा कि ईरान का जवाब पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने सबसे पहले नेतन्याहू पर टेलीफोन और उसको इस बात से ईरान के जवाब से आगाह किया और उसके बाद जब उसका जवाब आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कह दिया कि जनाब ये जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। तो अगर अमेरिका के लिए अपने मफादात अहम है, अमेरिकी अवाम के मफादात अहम है या इसराइल के मफादात अहम है, ये एक अहम सवाल खुद अमेरिका के अंदर भी है और अमेरिका के बाहर भी है। और हम भी यही समझते हैं कि अमेरिका के लिए, अमेरिका के सदूर के लिए जो आलमी साहियोनिज्म और उसकी जो लॉबी है उसका असर और रसूख इस कदर ज्यादा है के लिए अमेरिकी अवाम और अमेरिका से ज्यादा इसराइल का जो इंटरेस्ट है, जो इसराइल के जो मफादात हैं वो अहम है। लिहाजा अगर अमेरिका और इसराइल के मफादात में कहीं टकराव होगा तो इसराइल के मफादात को अमेरिकी सदर जो है वो तरजीह देगा। और हमेशा से हमने ये देखा है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी सदूर ने इसराइल के मफादात के मुकाबले में अमेरिकी मफादात को जो है वो तरजीह दी। बिल्कुल ठीक है। सबरेज़ साहब, कुछ देर पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से बात कर रहे थे कि 2 रोज़ बाद हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त चीन के हवाले से अगर बात की जाए उनकी तरजीहात ये होंगी कि अपनी तिजारत पे सबसे पहले डिस्कस किया जाए, मगरिब की मंडी में इनका माल बिकता रहे, टैरिफ में कमी हो। क्या समझते हैं आप कि जब ये 1-to-1 मुलाकात होगी, टेबल टॉक होगा, तो चीन पहले अपनी तिजारत को डिस्कस करेगा और फिर उसके बाद जो है वो ईरान के हवाले से भी बात हो सकती है, क्योंकि चीन जो है वो वेनेजुएला से भी तेल ले रहा था और अब वहां पर भी अमेरिका का कब्जा है। देखिए, रिसेंट पास पे जो विजिबली नजर आया है कि ये जो राइवलरी है चाइना और यूएस की, इसमें यूएस ने कुछ ऐसी मूव्स की हैं जिसमें यूएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को चेकमेट किया जाए। एक तो आपने मतलब सुना होगा जो ग्रीनलैंड के ऊपर बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने ग्रीनलैंड लेना है, कनाडा लेना है। उसमें बेसिक मोटिव पीछे ये है कि जो आर्कटिक सर्कल में जो बर्फें पिघल रही हैं और एक ट्रेड कॉरिडोर ओपन हो रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि जो चाइनीज और रशियन जो शिप्स हैं उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए।
सेकेंडली जो वेनेजुएला का एक्शन था, वहां पे भी चाइना के अराउंड $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वहां से चाइना ऑयल ले रहा था, वो भी उसको चेक पेड किया गया। तीसरा ये जो ईरान में एक्टिविटी हुई है, इसमें भी इसी तरीके की चीज है कि वो उनकी कोशिश थी कि इस ऑयल पे आप कब्जा कर लें और फिर हमारा कंट्रोल और हमारे हाथ में लिवरेज हो कि चाइना के पास क्या जाना और क्या नहीं जाना एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। अब इस सारी सिचुएशन में जाहिर है जब बातचीत होगी तो ये जो मूव्स और काउंटर मूव्स हैं, इस वक्त अमेरिका के लिए ये मुश्किल हो रहा है टू रिकंसाइल कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिट हो चुके हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस इन दिस न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड वो उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और एक रियलिटी बनता जा रहा है। मेन इश्यूज जो मैं समझता हूं कि जो इस पे डिस्कस होंगे, एक तो बहुत बड़ा थॉर्नी इशू है चाइना और अमेरिका के दरमियान में ताइवान का। चूंकि ताइवान जो अमेरिका जो है वो ताइवान को आर्म करता है और जो है वो ताइवान को यूटिलाइज करता है चाइना को ट्विस्ट करने के लिए और उसकी प्राप्त, तो वेरएज चाइना उसको अपना एक हिस्सा समझता है और वो समझता है कि इसको एब्जॉर्ब होना है। वो इशू डेफिनेटली इसके ऊपर डिस्कशंस में आएगा। इसके अलावा चाइना के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का गिला है कि वो जो अमेरिका से सोयाबीन नहीं खरीदते और उस तरह की जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से नहीं खरीदते, टैरिफ की कमी का इशू है। फिर उसके अलावा जो सुपर क्वालिटी चिप्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी का इशू, और सबसे बड़ा जो इशू अमेरिका जो फील कर रहा है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स है, जो कि चाइना उसको डिनाई कर रहा है। आई एम श्योर इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन डेफिनेटली आई फोरसी के ईरान के ऊपर भी डेफिनेटली बात होगी, बिकॉज ईरान की जो स्टेटस है वो चाइना को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आपके नॉलेज में होगा कि कुछ अर्सा पहले चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन की डील की थी, स्प्रेड ओवर 25 ईयर्स। इससे बड़ी डील चाइना की किसी और मुल्क के साथ नहीं हुई। तो दैट शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है ईरान जो है वो चाइना के लिए। सो मेरे नज़दीक इसके ऊपर भी सीरियस बातचीत होगी और वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वहां पे जाते हैं तो ये जो जंग ऑलरेडी जारी है इसकी क्या डायरेक्शन जो है वो मुतय्यर होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रिजवान, ये बताइएगा, यूरेनियम के हवाले से ये बयान भी मौजूद है रूसी सदर का कि इसे रूस रशिया जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। हाल ही में हमने देखा कि अब्बास अरागची ने भी रूस का दौरा किया था और ये भी कहा गया था रूसी सदर की जानिब से कि मुझे मुश्तबा खामनाई का पैगाम मिल चुका है। वाज़ेह है कि रूस ने इस जंग में जो है वो ईरान की मदद भी की थी। अगर इन मामलात को डिस्कस किया जाए तो क्या ईरान आमादा हो जाएगा कि जो इनरिचमेंट है उससे रूस मुंतकिल किया जाए? देखिए खदीजा, मुझे यूं लगता है कि शायद इस पे ईरान भी आमादा नहीं होगा, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं, इंटरनेशनल प्रेशर इतना बिल्ड हो जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि मेन वॉच डॉग है यूरेनियम के हवाले से, वो अगर इतना प्रेशराइज करे, असल में वो कहे कि मैं कब्जा लेना चाहता हूं इस यूरेनियम का, तो ईरानियन क्या करेंगे? ईरानियन प्रेफर करेंगे इंस्टेड कि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा प्रो अमेरिकन हैं, तो लिहाजा प्रो अमेरिकन को देने से बेहतर है कि वो प्रो ईरानियन को दे दें, जो कि इस टाइम रशिया उनके पास ऑप्शन बचती है। तो दैट वुड बी अ लास्ट ऑप्शन फॉर ईरान टू डू फॉर इट, कि हम सिर्फ रशिया को दे दें। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो यूरेनियम अकेली अगर आप देखें वो इशू नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ा इशू है। अगर आप देखें कि जो निगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें एक रखा हुआ है, अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने रखा हुआ है कि ईरान को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मिसाइल हैं जो इसराइल को तो निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिकन जितनी बेसिस हैं पूरे रीजन में, गल्फ में, सिर्फ वही तबाह नहीं की। डेगो गार्सिया जो है यूके की बेस है, वहां तक इन्होंने लॉन्च करने वाले मिसाइल्स रखे हुए हैं। तो ये खतरा अमेरिका जो चाह रहा है, वो कह रहा है कि इसके मिसाइल को हम कैप कर दें ताकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बना सकें और वो अमेरिका की जितनी बेसिस हैं या अमेरिकन इत्तेहादियों की बेसिस हैं उनको खतरा ना बन सके। इसमें अब आ जाता है कि अगर इन मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट करके कोई सा भी मुनासिब सा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भी किस्में हैं, डर्टी बॉम्ब होता है, दीगर बॉम्ब होते हैं जिससे ताबकारी फैल सकती है। इनको फियर है कि अगर वो भी बना लिया तो फिर भी इसराइल दहाने पे आ जाएगा। और अगर इसराइल दहाने पे आ गया तो जी बोले आप। जी डॉक्टर रिजवान, ये भी बताइएगा कि
इराक के हवाले से जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि खुफिया एयरबेस जो है वो भी बनाई है जहां मुसाद के एजेंट जो है वो मौजूद है। ईरान की जानिब से वाज़ेह कह दिया गया था अगर किसी भी खलीजी ममालिक से अटैक होता है तो ईरान फ़ौरन रिटेलिएट करेगा। इस खुफिया बेस के हवाले से यकीनी तौर पे इराक की हुकूमत को पता होगा, ऑल्दो वहाँ पे अमेरिका मौजूद है, लेकिन वो भी इन तमाम चीज़ों से जो है उनकी नॉलेज में होंगी तमाम चीज़ें। जी खदीजा, ये दो चीजें हैं इसमें। जो इस टाइम इराक में गवर्नमेंट बैठी हुई है उस पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जितनी भी हुकूमतें बिठाई गई वहां पे वो बिठाई गई और इंश्योर किया गया है कि इसराइल को कोई खतरा ना हो। अब जो वहां पे इसराइली जो एक बेस ऑपरेट करने का राइटर्स ने दावा किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो देखें वो अमेरिका के साथ ही ऑपरेट करते हैं, उनका ज्वाइंट ऑपरेशन होता है और इराक में बैठ करके वो ईरान को आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, बॉर्डर शेयर है। और आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंटली जितने एरियल ऑपरेशंस किए हैं अपने तैयारे यूज करते हुए, इनके ऊपर जो बॉम्ब गिराए हैं, वो भी बिकॉज ऑफ दिस के एयर स्पेस का मसला आ गया है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जो कि अमेरिका को बड़ी तकलीफ दे रही है। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ अभी तक ना वो बेसिस की ना एयर स्पेस की चीज शेयर की है, जिसकी वजह से अमेरिका को मसला हो गया है कि एयर बेस यूज, अगर एरियल स्पेस भी यूज नहीं हो रही तो अटैक कैसे करने। अब जो ऑपरेशन आ रहे हैं, वेदर गर्म हो गया है, अमेरिकन फोर्सेस कैसे ऑपरेट करेंगी, अमेरिका को डिले करना मुनासिब रहेगा तब तक के इराक या दीगर जो मामला है वहां पे मिलिट्री बेसिस अपनी दोबारा से सेट करके आने वाले 3-4 महीनों में दोबारा से अगर इन्हें अटैक लॉन्च करना पड़ता है तो वो भी जंग नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि वही कांग्रेस वाला अप्रूवल इनके आड़े ना आए। तो मैं ये समझता हूँ अमेरिका को पता है, इराक को पता है, इसराइल को पता है कि वहां पे बेस है, लेकिन आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की पहली जंग है जिसने अमेरिका की सारी बेसिस तबाह कर दी हैं और ऑपरेशनल इस टाइम शायद कोई शाज़ो नादरी कोई होगी। बिल्कुल ठीक है। अजीम, ये बताइएगा कि खबर के मुताबिक जो है आइंदा कुछ दिनों में जो है ईरान में पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है। आखिरी जो इजलास था वो 16 फरवरी को था और जिसके बाद हमने देखा कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका अटैक किया और शहीद आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया, उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ। और अब ये बताया जा रहा है कि वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अहम निकात पर, एजेंडे पर बात हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से भी कोई बिल पास किया जा सकता है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जो बिल की आपने बात की है, बिल ऑलरेडी जो है टेबल है और तकरीबन इसकी जो तमाम तर जो कार्रवाई होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है ऑनलाइन। और ये बिल जो है अब फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो जाएगा और इसी बिल की बुनियाद पर ईरान ने आबनाए हॉर्मुज में जो नया रजीम है उस नाफिज करने और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी वक्तन फवक्तन जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक ये था कि ईरान की इजाजत से जो है वो यहाँ से कोई भी जहाज जो है वो गुजरेगा और गुजर सकता है और इसकी लिए उसको एक साइट का भी ईरान ने ऐलान किया है कि इस साइट के ऊपर जो है यहाँ से रहने वाले शिप जो है सबसे पहले अपने सबमिशन करें और इससे यहाँ से अप्रूवल मिल जाए, तो परमिशन मिल जाए उस साइट के जरिए से, तो फिर वो वहाँ से गुजर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान ऑलरेडी ये काम कर चुका है और इसकी जो है वो मजीद जो इसके ऊपर काम होना है वो इस पर शायद पार्लियामेंट के उस इजलास का जिसका आपने जिक्र किया, और ये वीडियो लिंक के जरिए जो है लिहाजा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जी मुमकिन है कि ये वीडियो जरिए हो और हो सकता है कि ये अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात की अप्रूवल दी कि इजलास जो है वो हो सकता है फिजिकली, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट की इमारत में भी ये इजलास मुनक्किद हो सकता है और अलबत्ता शायद हो सकता है कि इस सेशन का कुछ हिस्सा जो है उसको खुफिया रखा जाए और न बताया जाए, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से टारगेट किलिंग्स का जो खतरा है वो बदस्तूर मौजूद है और ईरान इस रिस्क को अब लेना नहीं चाहता, जैसा कि पिछले दिनों होता रहा और मुतादिद जो ईरानी आला ओहदेदार थे उनको शहीद किया गया, जिनमें डॉक्टर लारिजानी और डॉक्टर कमाल खराजी जैसे डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस शामिल। बिल्कुल ठीक है। समरी साहब, ये एक सवाल जो है वो कई बार उठाया गया कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ बेहतर हैं और इसराइल के साथ भी जो है कशीदगी किसी किस्म की नहीं है, लेकिन सऊदीया की तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा भी मौजूद है
और अब वाज़ेह कह दिया गया है सऊदी वली अहद की जानिब से कि हम अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और शायद इसकी वजह यही है कि जब ईरान ने रिटेलिएट किया खलीजी ममालिक में, तो इंटरसेप्शन मिसाइल्स जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी हिफाजत करने के लिए, जो फौजी अड्डे मौजूद थे अमेरिका के, वो इसराइल की हिफाजत के लिए चले गए। यही वजह है कि इस वक्त एक ब्रीच पैदा हो गया है सऊदिया और अमेरिका के दरमियान। खदीजा, देखें, इस जंग में मैं समझता हूँ अमेरिका के मल्टीपल लॉसेस हुए हैं। सबसे जो बड़ा लॉस हुआ है वो ये हुआ है कि अमेरिका तनहा रह गया। इससे पहले ग्रेजुअल रिडक्शन थी अमेरिका की रिस्पेक्ट और रेट ओवर द वर्ल्ड, जो कि 91 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और लास्ट में जिक्र करना चाहूँगा 2017 का, जब जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, तो दुनिया को कोई लेस स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज, नोबडी वाज स्टैंडिंग विद द यूएस। 2026 में आयरॉनिकली ये हुआ है कि कोई भी यूएस के साथ खड़ा नहीं है। मिडिल ईस्ट को अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में जाहिर है उनके बेसिस थे, वो अश्योरेंस देते थे कि ये इनको कवर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ट्रस्ट था वो बुरे तरीके से इरोड हुआ, क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने देखा कि अमेरिका ने इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बिल्कुल अनकवर्ड छोड़ दिया एट द मर्सी ऑफ इरानियन अटैक्स। तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। यूएई ने बड़ा डिफरेंट एक्ट किया है। उन्होंने ओपेक से भी निकले, उन्होंने ऑल्दो इससे पहले भी एक स्ट्रेंजमेंट थी यूएई और सऊदी अरबिया के दरमियान में, बिकॉज जो ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में यूएई का जो एफर्ट थी कि वो मुख्तलिफ जगहों पे, सूडान में, फिर उसके अलावा सोमालिया में, फिर लिबिया में, अपने यमन में अपने इंटरेस्ट के लिए दे वर डूइंग सर्टेन थिंग्स जो कि कट क्रॉस कर रही थी सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट में। वो चीज़ ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन इस जंग के बाद यूएई ने अपना पूरा वेट जो है इजराइल के हक में डाल दिया और सऊदी अरबिया के साथ उसने एक इन अ वे एक टसल ले ली। और अब नजर ये आ रहा है कि यूएई हो सकता है इजराइल और इंडिया के साथ एक नई अलायंस समर्ज होने जा रही है। अच्छा, लेकिन मैं समझ इस चीज को अगर आप थोड़ा उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ था सऊदी के साथ, तो यूएई भी यही चाहता था कि इंडिया के साथ जो है वो मुआहिदा कर लिया जाए। देखिए, इंडिया के तो बड़े अरसे से इनरोड्स थे यूएई में, कतर में, अभी इंडिया का जो है कोलूजन है विद इजराइल। तो ये लेकिन ये कि कतर में पर्टिकुलरली कुछ अर्सा पहले आई थिंक 19 और समथिंग लाइक दैट नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे जो कि स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए। ईरान में भी इंडिया बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, लेकिन यूएई के साथ अभी भी इंडिया का क्लाउड है। और यूएई जो है वो अपरेंटली यही नजर आ रहा है कि यूएई जो है वो इंडिया और इजराइल के साथ मिलके शायद एक अलायंस बनाने की कोशिश करे, लेकिन लॉन्ग रन में मैं समझता हूं कि यूएई का बहुत नुकसान होगा, बिकॉज यूएई एक बहुत छोटा मुल्क है, बहुत वल्नरेबल मुल्क है, और जो सऊदी अरबिया है वो तो एक जायंट है, तो उसके सामने खड़ा होना रीजन में बहुत मुश्किल होगा। बल्कि रिसेंटली एक ईरानियन लीडर ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएई मुल्क नहीं है बल्कि अमेरिकन बेसेस हैं, जिसका मकसद है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है जो फ्यूचर में यूएई के लिए अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।